हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग इंटू, तो यहाँ पर आएगा आघूर्ण भुजा। फिर सेकेंड है हमारा आई केप इंटू जे केप बराबर, तो के केप। ओके, फिर है थर्ड ए सदिश इंटू ए सदिश, तो बराबर आएगा 0। फिर फोर्थ है ऐसा पिंड जिसके कणों पर बल लगाने पर भी उनके बीच की दूरी नहीं बदलती को कहते हैं, तो यहाँ पर आएगा दृढ़ पिंड। क्या आएगा? दृढ़ पिंड। फिर नेक्स्ट है सदिशों का सदिश गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर आएगा करता है। ओके, फिर है सिक्स्थ घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को रिक्त स्थान गति कहते हैं, तो यहाँ पर आएगा लोटनिक गति। फिर हम आगे देख लेते हैं सही विकल्प चुनिए। तो इसमें हमारा फर्स्ट है जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक है, तो राइट आंसर रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा kgm²। फिर है किसी बल युग्म का आघूर्ण, तो इसका राइट आंसर रहेगा उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता है जिसके परितः आघूर्ण ज्ञात करते हैं। फिर है थर्ड कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा JS। क्या रहेगा? JS। फिर हमारा नेक्स्ट है फोर्थ एक पिंड को दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा A व B दोनों आवश्यक है। फिर हम अगला देख लेते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि हमारे एक अंक की प्रश्न है। तो इसका फर्स्ट है वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण 0 हो क्या कहलाता है, तो राइट आंसर रहेगा गुरुत्व केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर सेकेंड है किसी त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र त्रिभुज के किस विशेष बिंदु पर स्थित होता है, इसलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, सो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र इसकी तीनों माध्यिकाओं का संगामी बिंदु अर्थात त्रिभुज का केंद्र होता है। जो इसकी तीनों भुजा रहेगी उसका जो संगामी बिंदु रहेगा वही जो उसे हम त्रिभुज का केंद्र बोलेंगे और वही त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र भी होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र कब संपाती नहीं होगा, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, सो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि पिंड इतना बड़ा हो जाए कि इसके एक भाग की तुलना में दूसरे भाग के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाए, तब गुरुत्व केंद्र एवं द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होगा। क्या होगा कि एक पिंड बड़ा है और दूसरा पिंड रहेगा वो बहुत छोटा रह जाएगा, तब गुरुत्वीय त्वरण रहेगा उसका मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, जिससे गुरुत्व केंद्र एवं द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है फोर्थ घूर्णन गति करते पिंड के कोणीय वेग और इस पिंड के किसी कण के रेखीय वेग के मध्य कितना कोण होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 90 डिग्री। ओके, फिर है नेक्स्ट किसी ठोस गोले को पीट कर उसी त्रिज्या की मोटी वृत्ताकार शक्ति के रूप में बदल दिया जाता है, तो इसके जड़त्व आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है सो इसका आंसर रहेगा कि जो जड़त्व आघूर्ण है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जड़त्व आघूर्ण अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है सिक्स्थ यदि पिंड की पृथ्वी की समस्त बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी पर एक दिन के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, जैसा कि आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पृथ्वी ध्रुवों से गुजरने वाली अक्ष के परिसर घूमती है। जब पृथ्वी पर बर्फ पिघलेगा तो वह पृथ्वी के पृष्ठ पर फैल जाएगा। पृथ्वी से अगर बर्फ पिघला तो वह जो पृथ्वी का पृष्ठ है, सतह है, उस पर फैल जाएगा। फिर है जिससे पृथ्वी का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा। चूंकि पृथ्वी का कोणीय वेग L बराबर I ओमेगा संरक्षित है, अतः ओमेगा का मान घट जाएगा, अतः दिन की अवधि टाउ बराबर 2IW ओमेगा बढ़ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आते हैं हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारे 2 अंक की प्रश्न है। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। सो इसमें फर्स्ट है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, सो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम राह बल आघूर्ण के अभाव में किसी पिंड अथवा निकाय का किसी घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग नियत होता है। अगर बल आघूर्ण है उसका अभाव है तो किसी पिंड या जो निकाय यानी कि सिस्टम है उसके जो घूर्णन अक्ष के जो परितः कोणीय संवेग रहेगा वो स्थिर रहेगा, यानी कि नियत रहेगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो सदिशों के सदिश गुणा के कोई दो गुण लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दो सदिशों के सदिश गुणनफल के दो गुण। पहला है सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। जो सदिश गुणनफल होगा, जहाँ पर सदिश दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं किया जाएगा। फिर सेकेंड है, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। पहले हमने देख चुके हैं कि जो ए सदिश था उसका ए सदिश से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आया, शून्य। तो यह यहाँ पर सिद्ध होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हमारा कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध लिखिए, कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, जैसा कि आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। तो यहाँ से आप इस संबंध को देख सकते हैं, V बराबर ओमेगा आर। फिर यहाँ पर है कोणीय वेग की परिभाषा, वृत्तीय गति करते किसी पिंड के एकांक समय में जितना कोणीय विस्थापन होता है उसे कोणीय वेग का कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। क्या होता है कि जो वृत्तीय गत होता है वो किसी एकांक समय में जितना कोणीय विस्थापन करता है उसी को हम बोलेंगे कोणीय वेग। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण के भौतिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, जैसा कि आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व घूर्णन में वैसा ही होता है जैसा रेखीय गति में द्रव्यमान का होता है। जैसा रेखीय गति में द्रव्यमान का होगा ऐसा ही घूर्णन गति में होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे रेखीय गति में द्रव्यमान वस्तु की रेखीय गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वैसे ही जड़त्व आघूर्ण घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करता है। जो घूर्णन गति में कोई भी परिवर्तन होगा तो इसका विरोध भी जड़त्व आघूर्ण करेगा। फिर जड़त्व आघूर्ण के इस गुण का व्यवहारिक जीवन में बहुत महत्व उपयोग किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारणों पर निर्भर करता है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, जैसा कि आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला है पिंड के द्रव्यमान पर, दूसरा है पिंड के द्रव्यमान वितरण पर, तीसरा है घूर्णन अक्ष की स्थिति पर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई पहिया 1200 आरपीएम से घूम रहा है, इसका कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकेंड में ज्ञात कीजिए। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, जैसा कि आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन के अनुसार हमने लिख लिया है कि जो पहिया है वो 1200 आरपीएम से घूम रहा है, इसलिए इसे हमने एन माना है। फिर हमने एन बराबर 1200/60 किया है क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। फिर हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास 20 आरपीएस आया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर वृत्तीय गति की बात की गई तो एक पद पूरा करने में 2 पाई समय लगता है और यहाँ पर एन दिया हुआ है, तो इसको सोल्व करने पे हमारे पास आंसर आ चुका है ओमेगा बराबर 125.6 रेडियन प्रति सेकेंड। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिसके परितः निकाय के सभी कोणों के द्रव्यमान के आघूर्णों का योग शून्य होता है। होगा कि जो कोई निकाय है उसका जो कोण है उसके जो सभी द्रव्यमान है उसके आघूर्ण का योग भी शून्य ही होगा, तो इसे ही हम द्रव्यमान केंद्र कहेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुत्तरी प्रश्न, जो कि हमारे 3 अंकीय प्रश्न है। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, बल युग्म किसे कहते हैं। बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कर दैनिक जीवन में बल युग्म के 2 उदाहरण दीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बल युग्म, जब किसी दृढ़ पिंड पर 2 समान परिमाण के बल विपरीत दिशा में इस प्रकार आरोपित किए जाते हैं कि उनकी क्रिया रेखा एक ही न हो तो बलों के इस युग्म को बल युग्म कहते हैं। इसका सूत्र रहेगा टाउ बराबर F इंटू डी, यानी कि बल इंटू विस्थापन। फिर रहेगा दैनिक जीवन में बल युग्म के 2 उदाहरण। पहला है, साइकिल को मोड़ने के लिए साइकिल सवार हैंडल पर अपने हाथों से बल युग्म लगाता है। अगर कोई व्यक्ति साइकिल के हैंडल को मोड़ना चाहता है तो उस पर वह बल युग्म लगाएगा तभी वह हैंडल मुड़ेगा। फिर है, दही विलोते समय हम रस्सी की सहायता से विलोडक पर बल युग्म लगाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोटनिक गति किसे कहते हैं। लोटनिक गति करते पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लोटनिक गति, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति के साथ रेखीय गति भी करती है तो वस्तु की इस गति को लोटनिक गति कहते हैं। अब कोई अक्ष है वह घूर्णन गति तो कर रहा है लेकिन साथ में क्या करेगा, रेखीय गति भी करेगा, तो इसी गति को हम क्या बोलेंगे, लोटनिक गति। यहाँ पर लोटनिक गति की गतिज ऊर्जा देख लेते हैं, घूर्णन गतिज ऊर्जा धन स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख दिया गया है तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है हमारा कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोणीय संवेग और रेखीय बल आघूर्ण में संबंध। हम जानते हैं कि जो कोणीय संवेग होता है उसका फॉर्मूला ये है, L सदिश बराबर R सदिश इंटू P सदिश। ओके, फिर हम आगे देख लेते हैं, जहां R सदिश स्थिति सदिश है और जो P सदिश है वो रेखीय संवेग है। फिर समय की सापेक्ष अवकलन करने पर, समय की सापेक्ष अवकलन में क्या होता है कि जो D है और dt है वो किसके साथ क्रिया करेगा, जो समीकरण के दोनों तरफ दिए गए हैं उनके साथ क्रिया करेगा। तो यहाँ पर भी इसने क्रिया की है। फिर हम इसको सोल्व करते हैं। तो पहले हम r के साथ इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो r को अवकलन में लिखते हैं, उसके पश्चात p को ऐसे ही रहने देते हैं, फिर प्लस रखते हैं, फिर r को ऐसे ही रहने देते हैं और p का अवकलन करते हैं। फिर हम जानते हैं कि जो dr/dt है वह किसके बराबर है, v सदिश के बराबर है और P सदिश dt के बराबर है। तो यहाँ पर f के बराबर यह रहेगा। तो इसके स्थान पर हमने इसका मान रख दिया है। मान रखने के बाद हमने जो P है उसका फॉर्मूला लिख दिया है mv सदिश। तो mv सदिश P के स्थान पर हमने इसका मान रख दिया है। रखने के पश्चात हमने यहाँ पर v को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के पश्चात जब v मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सदिश से सदिश का मल्टीप्लाई होता है, तो क्या आता है, शून्य। क्योंकि हम जानते हैं कि यह सदिश के गुणनफल में एक नियम बताया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। फिर हम आगे देखें तो यह इस प्रकार की सिचुएशन ले लेता है, क्योंकि यहाँ पर इसने शून्य से जब v इंटू वी इसने शून्य से मल्टीप्लाई किया तो m का सब शून्य से मल्टीप्लाई होगा तो शून्य ही आएगा। तो यहाँ पर r इंटू एफ बचता है। तो हमारा जो आंसर लास्ट में आता है वो आता है dl/dt बराबर टाउ, क्योंकि जो टाउ होता है उसका मान टाउ बराबर r सदिश इंटू एफ सदिश होता है, इसलिए इसके स्थान पर हम टाउ लिखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई बच्चा किसी घूर्णी मंच पर अपने दोनों भुजाएं फैलाकर खड़ा है। घूर्णी मंच को 40 आरपीएम से घूर्णन कराया जाता है। यदि बच्चा अपने हाथों को सिकोड़कर अपना जड़त्व आघूर्ण आरंभिक जड़त्व आघूर्ण से 2/5 गुना कर लेता है, तो इसकी इस स्थिति में उसकी कोणीय चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, घूर्णन गति और यहाँ पर ओमेगा का मान हमने यहाँ पर दिया हुआ है। ओमेगा हमने किस प्रकार निकाला है कि जो 40 आरपीएम दिया हुआ था उससे हमने 40 लिया है, और जो वृत्त होता है उसकी परिधि कितनी होती है 2 पाई, और जो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं तो 60 सेकेंड। तो इसके हिसाब से यहाँ पर हमने ओमेगा का मान लिखा है। फिर हमने यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण का सूत्र रखकर उसका मान निकाल लिया है, या उसे क्वेश्चन में भी दिया गया है। फिर है टाउ बराबर 0 कोणीय संवेग संरक्षण से, यहाँ पर हमने टाउ का जो फॉर्मूला होता है उसे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिया है। तो यहाँ पर L1 बराबर L2, L1 और L2 के मान रखने पर हमने इस प्रकार सिचुएशन बनाई है। और यहाँ पर जब 200 हो जाता है तो इसको हमने 2 से भाग दिया है। 2 से भाग देने पर हमारे पास 100 आता है और 100 आरपीएम हो जाता है। फिर हमने ओमेगा को लिया, ओमेगा को सोल्व करने के पश्चात हमारे पास आंसर आता है 10.46 रेडियन प्रति सेकेंड। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी घूर्णक रोटर की 200 रेडियन प्रति सेकेंड की एक समान कोणीय चाल बनाए रखने के लिए एक इंजन को 180 नैनोमीटर का बल आघूर्ण प्रेषित करना आवश्यक है। इंजन की इस शक्ति को ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने क्वेश्चन से लिखा है कोणीय चाल जिसे हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं, और यहाँ पर बल आघूर्ण जिसे हमें टाउ से व्यक्त करते हैं। तो चलिए फिर हमने यहाँ पर शक्ति का सोल्यूशन करना है, यानी शक्ति ज्ञात करनी है इंजन की, इसलिए हमने यहाँ पर शक्ति से सामने क्वेश्चन मार्क किया है। फिर हमने यहाँ पर शक्ति के लिए कार्य का फॉर्मूला लगाया है, शक्ति बराबर टाउ इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर इन दोनों के मान रखकर हमने सॉल्यूशन किया, तो हमारे पास आया 36 kN यानी कि किलो न्यूटन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 20 kg द्रव्यमान और 0.25 मीटर त्रिज्या का कोई ठोस बेलन सिलेंडर 100 रेडियन प्रति सेकेंड की कोणीय चाल से घूर्णन कर रहा है। तो बेलन की घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया है द्रव्यमान, त्रिज्या और कोणीय चाल। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन से लिख लिया है। फिर हमने माना बेलन के अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई है, तब आई का जो यानी कि जड़त्व आघूर्ण का जो फॉर्मूला है उसे रख दिया है, और क्वेश्चन से इसके मान रखने के पश्चात हमारे पास आंसर आता है 0.625 किलोमीटर। तो यहाँ से हमने इसे लिख लिया है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, घूर्णन करते बेलन की गतिज ऊर्जा क्वेश्चन में हमें ज्ञात करने को कहा है, इसलिए के यानी कि किनेटिक एनर्जी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा।
फिर हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला फिर से लगाया है और लगाने के पश्चात इसका सॉल्यूशन किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने ऐसे पॉइंट हटा के यहाँ पर 10 की पावर 3 लगाया है और जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास 10,000 आते हैं। तो हम इसको 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार लिखा है और हमारा जो आंसर आता है वह ये यहाँ पर निकल के आता है 3125 जूल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का कारण स्पष्ट कीजिए। तो पहला है पानी की सहायता से नट को खोलना आसान होता है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा आंसर आप देख सकते हैं पानी की सहायता से नट को खोलना आसान होता है क्योंकि एक बाहरी बल लागू होता है और किसी भी उपकरण का उपयोग करके काम को आसान बनाता है। जो नट रहेगा उस पर एक बाहरी बल कार्य करेगा जिसके कारण जो हमारा कार्य होगा वह आसानी से होगा और कम समय में हो जाएगा। फिर हमारा अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है साइकिल के पहिए में स्पोक लगाए जाते हैं क्यों। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर आप देख सकते हैं साइकिल के पहियों में स्पोक्स लगाए जाते हैं क्योंकि स्पोक्स के कारण पर्याप्त जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है। जो साइकिल का पहिया होता है उसमें पीछे के टायर पर स्पोक्स लगाए जाते हैं, वो जड़त्व आघूर्ण को प्राप्त हो जाता है। फिर हमारा अगला है हमारे पास किसी इंजन के साथ बाहरी पहिया यानी गति पालक चक्र लगाया जाता है। तो इसका आंसर हमें अभी नहीं मिल पाया है। अगर हमें इसका आंसर मिलता है तो हम इसे कमेंट में पिन कर देंगे, जहां से आप इसका आंसर देख लीजिएगा या फिर आप किसी को इसका आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।